हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी सीएपीएफ एसी 2021 में अपीयर हो रहे हैं, वो ऑलरेडी या तो आप अवेयर हो गए कि कुछ साइंस का आज के डेट में बहुत ज़्यादा वेटेज है इस एग्जाम में, पार्टिकुलरली यदि असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देख रहे हो। मैं इस एग्जाम की यदि बात करूं, तो हाल के दिनों में साइंस का जो है बहुत ज़्यादा वेटेज हो रहा है। इनफैक्ट देखोगे कि सिर्फ एक ही पोर्शन है जिसमें कांस्टेंट पूछा जाता है, 20। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि जो आपके मैथ प्लस रीजनिंग, ये मिलाकर के सिर्फ 20 क्वेश्चन ये फिक्स रहते हैं। लेकिन और कंपोनेंट जो है उसमें वेरी करते रहते हैं। लेकिन उसमें से और देखो, जनरली आपका क्या होता है कि जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स में आपके एरर्स नहीं होने चाहिए। मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका हूं कि आपका जो क्वांट है, क्वांट प्लस एप्टीट्यूड, वो गलत एकदम नहीं होना चाहिए। उसमें ये टारगेट रखो कि उसमें 17 करीब हो जाए, 16 17। जो भी जिनका खराब है 15 से कम आई कैन नॉट एक्सेप्ट। हाँ, अब आपका पेपर 2 बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, तब सही है। देखो, अब तक जो है मैं मल्टीपल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले चुका हूँ, मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ, बहुत लोगों को गाइड कर चुका हूँ क्लासरूम में, टेस्ट में, या फिर बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनको मैंने डायरेक्ट गाइड उस ढंग से नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उनसे कम्युनिकेशन होते रहता है कि हमने ये किया, ये हमारा प्रॉब्लम रहा। या फिर जो सिलेक्शन, देखो जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है, जो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं, उनके बारे में तो आप कहोगे ना कि ये सही इन्होंने किया, ये जो है कैंडिडेट हैं, ये अच्छा कर पा रहे हैं, ये जो है कैंडिडेट का वैल्यू है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होता है, ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 1 नंबर 2 नंबर, जो भी देखो, किसी भी एग्जाम में स्टैंडर्ड जो एग्जाम है, फाइनल इंटरव्यू राउंड तक जाता है, जो भी कैंडिडेट जाते हैं, तो मैं उन्हें समझता हूं कि वो टैलेंटेड हैं, उनमें कैपेबिलिटी है, वो डिजर्व करते हैं। ये नहीं हुआ तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो। आई एक्सेप्ट, जैसे 2019 का ही अभी जो भी आपका इसी महीने रिजल्ट आया, तो आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, हो सकता है आई एज्यूम कि शायद उनका रिजर्व लिस्ट में आ जाए। अभी ईडब्ल्यूएस वाले का तो खैर पेंडिंग में ही है, ईडब्ल्यूएस का तो अभी आया नहीं है। लेकिन जो लोग का नहीं हुआ है, उनमें से ईडब्ल्यूएस वाले का मैं समझता हूँ कि उनका आएगा। जब ऑब्वियसली जो इस बार 2020 का जो रिटेन क्वालीफाई हुए हो, जो इंटरव्यू का तैयारी करोगे, तो जो हमारे साथ तैयारी करोगे, प्रॉपर तरीका से जुड़ोगे, तो उनको मैं बहुत सारे कैंडिडेट का डीएएफ दिखाऊँगा। क्योंकि देखो, यहाँ ओपन में मैं सबका डीएएफ नहीं, जैसे अभी रिसेंटली मैं डीएएफ फिल करने में वक़्त एक कैंडिडेट का डीएएफ, जो सिलेक्टेड इस बार का सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका डीएएफ दिखाया। लेकिन देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों को इसमें ओपन प्लेटफ़ॉर्म में सब चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। जो क्लोज प्लेटफ़ॉर्म होगा उसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें से वही कैंडिडेट होंगे, वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जिनका कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनके साथ और चीज़ों को शेयर किया जा सकता है। ओपन में हम हर चीज़ को शेयर बहुत सारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लोज में जब होंगे तो बहुत को हम दिखाएँगे। कुछ हम देखो, सक्सेस के साथ-साथ फेलियर वाले को भी देखना होता है, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत कैंडिडेट को इस बार एट लीस्ट कम से कम 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें मुझे ये पूर्ण आशा था कि इनका रैंक जो भी हो ये लिस्ट में आएँगे, लेकिन अभी तक वाला जो लिस्ट आया है उसमें नहीं आए हैं। बट आई अज़्यूम कि आई होप कि उसमें से कई ऐसे हैं जिनको पर अभी भी मुझे विश्वास है, और ये मैं विद ऑल सीरियसनेस एंड ड्यू रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि मैं उन कैंडिडेट का होपफुल हूँ कि और आए। मैं आशा भी करता हूँ, प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका कम से कम आ जाए, क्योंकि जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, उनका आने से मेरे पास खुद उनका मोटिवेशन तो बढ़ता ही है, ऑब्वियसली उनके लिए लाइफ का प्रश्न होता है, लेकिन मेरे लिए खुद एक मोटिवेशन मिलता है कि यस, मुझे जो लग रहा था कि ये कैंडिडेट करेगा, वो करना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट थे, 3 कैंडिडेट एटलीस्ट थे, वो जो रिजर्व लिस्ट में आए। तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 5 प्लस आने चाहिए, जो जिनको हमने गाइड किया, तो वो रिजर्व लिस्ट में आने चाहिए, क्योंकि 70 जो है रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। होप सो कि उसमें अधिक से अधिक जितना आएगा उतना अच्छा है। तो आप देखना कि जिन कैंडिडेट्स का हमने देखा है कि जो सेलेक्ट हुए हैं, अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बोलते हैं कि सर,
मैंने बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि वो उनका ऐसे ही तुक्के में हो गया। वो सिविल्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, अदर या तो स्टेट सिविल सर्विसेज़ का कर रहे थे या सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ का कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे आपका कांसेप्ट यदि क्लियर है, आप सही से चीज़ों को करते हैं, तो आपका होगा। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं, देखो डोंट टेक इट अदरवाइज़, लेकिन बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, वो वर्क के पीछे भागते हैं कि यस हमें वर्क करना है, इतना हमें वर्क करना है। अब ए लॉट ऑफ कैंडिडेट है, कुछ लोग जब मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका होता हूँ, अब जस्ट आप अचानक मैसेज करते हो, "सर स्ट्रैटेजी बताइए।" अरे स्ट्रैटेजी क्या, मैं वीडियो बहुत सारे बना चुका हूँ, उसके बाद आप देखो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो ना। आप सिलेक्शन का स्ट्रैटेजी पूछ रहे हो तो मैं ये एक मैसेज में, मैं 1 मिनट के मैसेज में पूरे चीज़ को नहीं कर सकता हूँ ना। मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ हूँ, उनको देखो, उनको समझो। जहाँ आपके स्पेसिफिक इश्यू होते हैं, वहाँ करो। उसके बाद जैसे एक कैंडिडेट का मैं सिलेक्शन का दिखाऊँगा कि वो उससे मैंने पूछा कि हाँ मैं सिलेक्शन के बाद पूछा मैंने कि तुम बताओ अपना जो स्ट्रैटेजी है क्या तुमने फॉलो किया? क्योंकि देखो मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ, जो भी कुछ बताता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जैसे मैं इस एग्ज़ाम से देखा जाए तो 2012 में मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, तो आज यदि देखा जाए तो 9 इयर्स होने वाला है। तो 2012 में मैंने दिया, रिटन क्वालीफाई किया, मैं इंटरव्यू में नहीं गया, कुछ इश्यूज़ थे जो भी मेरे अपने, तो मैं उसके कारण नहीं गया। 2013 में मैं फाइनल सिलेक्शन लिया। फिर देखो 13 तो 14 में हमारा रिजल्ट आता है। तो 14 में रिजल्ट आया, लेकिन हमने ऑलरेडी आपको बताया था ना कि 14 में रिजल्ट जो था हमारा 9th जुलाई को आया था। 9th जुलाई 2014 को रिजल्ट आया और आपका जो 14th को फिर से एग्ज़ाम था, तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे। जैसे आज इस बार जो हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट क्वालीफाई हुए जो 2019 में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जिनका अब तक लिस्ट में नाम आ चुका है, वो भी 2020 में रिटेन क्वालीफाई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि रिजल्ट में प्रॉब्लम है, रिजल्ट में बाद में आएगा, तो हमको प्रिपरेशन करते रहना। हमारे टाइम में ये था कि रिजल्ट आ जाएगा पहले, वो इश्यू कुछ भी नहीं था। लेकिन सोचो कि 9th को रिजल्ट आ रहा, 9th जुलाई को, और 14th जुलाई को एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पास जो कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं प्रिपरेशन तो 2014 तक एक तरह से मैंने प्रिपरेशन किया। फिर देखो 15 में मैंने जॉइनिंग कर ली, तो बीच में जो भी है मैं इस एग्ज़ाम से कुछ कैंडिडेट्स थे, कुछ होते थे, तो उनको करता रहा। 2017 देखा जाए तो 2017 से मैं एक्टिव रूप से आप लोग को प्रिपरेशन के में ही लगा हुआ हूँ। 2017 इनफैक्ट फ़ेब 2017 से प्रॉपर तरीका से ऑर्गेनाइज़्ड ढंग से चीज़ों को स्टार्ट हुआ। हाँ, नो डाउट आज के डेट में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको रेगुलरिटी में नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जितना हमसे हो सकता है वो मैं उसको डील कर रहा हूँ। तो मैं इस ड्यूरेशन में हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट से पर्सनली कम्युनिकेट किया हूँ और वो एक्सपीरियंस कहीं न कहीं हमारे पास धीरे-धीरे भी, मेरे पास भी क्या है एक्सपीरियंस, जब आप कुछ शेयर करते हो, कुछ आप बताते हो तब। तो अभी मैं जस्ट एक कैंडिडेट से बात कर रहा था जो सिलेक्शन जिनका हो चुका है, तो उनसे मैंने बात किया कि यार अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बताओ जो भी। तो उसने बहुत अच्छा बात बोला कि सर देखिए मेरे पास, मैं उसका एक दिखाऊँगा, उसने जो सीट भेजा है कि मैंने इस एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ हूँ। तो बोला कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं, लेकिन मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिया हूँ, मल्टीपल एग्ज़ाम्स, और जितने एग्ज़ाम्स दिया हूँ, उनके पेपर को सही से करता था, पेपर को समझता था। जस्ट सोचो, आप असिस्टेंट कमांडेंट भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए कोई सीरियस रूप से प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, लेकिन उसने यदि 50 एग्ज़ाम को दिया है, 50 एग्ज़ाम में आप 100 क्वेश्चन एवरेज, किसी में 150 क्वेश्चन होता है, किसी में 200 क्वेश्चन होता है। सोचो 100 क्वेश्चन ही हम एवरेज रखते हैं, तो 5000 क्वेश्चन तो वो एग्ज़ाम में ये सॉल्व कर चुका है। तो पेपर 1 तो उनका कोई इश्यू नहीं होगा, साइंस का। अब जस्ट सोचो, किसी ने, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि रेलवे का ही आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या बैंक पीओ का दे रहे हो, बैंक क्लर्क का दे रहे हो, एसएससी सीजीएल का दे रहे हो। तो क्या साइंस का उसमें क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कांसेप्ट क्या उसमें चेंज हो जाएगा? नहीं। एनसीईआरटी का ये मैं साइंस का लगाया हुआ हूँ, तो क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं। जो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया हो रहा है साइंस में, क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं, वो वही रहेगा। तो कुछ कैंडिडेट का है कि उन्होंने 50 एग्ज़ाम्स दिए, कुछ ने है कि बार-बार किसी चीज़ को इतने क्वेश्चन सर हमने किया। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रैक्टिस बहुत बार ये नहीं करते हो। लास्ट जब एग्ज़ाम होता है 1 महीने में, सोचते हो आप कि यस हमें कोई नोट्स दे दे। मैं, बिलीव मी, कि आप ये एग्ज़ाम में नोट्स से उस ढंग से नहीं क्वालीफाई कर सकते हो। जो लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग मी, ये कि मैंने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ। बहुत ऐसे लोग हैं,
क्यों? लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझो कि वो वैक्यूम में, वो कोई सिविल सर्विसेज़ का, कोई आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है सीरियस रूप से, और वो ये बोलता है कि मैं इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये मत मानो कि बिना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के ही उसका, यदि वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, वो कैंडिडेट, तो उसका जो और अन्य पार्ट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यस, वो हमको करना है। ग्राउंड लेवल से आपको बेसिक्स करना है, बेसिक्स चीज़ों को ये करना है, और जहाँ भी जो भी डाउट्स होते हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया कि क्लासेस वगैरह जो भी है, हम एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमारे क्लासेस को जॉइन करो, आप लेकिन चीज़ों को समझो, आप क्वालिफ़ाई करो, आप जहाँ प्रॉब्लम होता है, वो उसको बताओ। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन्स जो प्रीवियस ईयर में क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2012 से ही मैं लेता हूँ। 2012 से मैं बहुत सारे चीज़ों को, जितनी एनालिसिस देखोगे, मैं मेजॉरिटी को 2012 से लेता हूँ, क्योंकि 2012 ऐसा फर्स्ट ईयर है जिसमें मैं इस एग्ज़ाम से जुड़ा, और इनफैक्ट इस एग्ज़ाम से मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुका हूँगा, बताता हूँ, और बार-बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि क्या है कि वो स्टोरी मेरी है। अब हर कोई हर वीडियो तो देखता नहीं है, हर कोई हर चीज़ को नहीं देखते हैं। जो लोग रेगुलर रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हो, कुछ लोग हैं जो रेगुलर हैं, तो वो उनके लिए क्या है कि वो देखते हैं, वो इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में मालूम है। लेकिन मैंने बताया कि 2012 से मैं इस एग्ज़ाम से जुड़ा हूँ, तो मैं इस वजह से इससे ये लेता हूँ। तो देखो 2012 में देखो तो 16 क्वेश्चन, 2013 में देखो 21 क्वेश्चन, 2014 में 15, ठीक है? फिर उसके बाद 15 में 20 क्वेश्चन, फिर 16 में 23 क्वेश्चन, फिर 17 में 20 क्वेश्चन, फिर 18 में आपके 19 क्वेश्चन, फिर 2019 और 20, इसमें देखो ड्रास्टिकली जंप हुआ है, यानी 30, 29, 30 क्वेश्चन। सोचो 29 और 30, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 60 मार्क्स यही वेटेज हो जा रहे हैं। यदि 60 इसको करो, क्वांट को करोगे 20, तो यानी कि 40, 100 मार्क्स तो सिर्फ यही सब्जेक्ट में 2 में हो जा रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखो, कोर जो सब्जेक्ट है, जिसको कहते हैं ना कि बार-बार, जितनी बार कर सकते हो, आप एनसीईआरटी की, साइंस की, मैं प्रेफ़र करूँगा कि 6 से 10 तक आपको प्रॉपर करना है। लेकिन जो क्लासेस वगैरह जो प्रॉपर आपको बताए जाएँगे, वो 9th 10th का एनसीईआरटी का प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद और जो चीज़ें होंगी, वो क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन जो भी टोटल होगा, शुरू से अंत तक जो आप करोगे, कम से कम 500 क्वेश्चन्स आपको डिस्कस कराया जाएगा, और उस 500 क्वेश्चन्स कम से कम ये के थ्रू आप उसको कर सकते हो, वो उसको आप आराम से कर सकते हो। तो देखो, ये समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे इधर इधर देखोगे कि मान के चलो कि कभी 16 भी है, 15 भी है, लेकिन 20 से तो कम कभी भी नहीं है। इधर मोर और लेस एवरेज यदि करोगे तो 20 तो हो ही रहा है, और इधर 2 साल से देखो 29 और 30, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। देखो क्वांट वाला फिक्स आपका है। तो यदि इस कंपोनेंट को आप प्रॉपर तरीका से टाइम देते हो, तो 100 मार्क्स का तो यही बन जाता है। आप कोई भी लेकिन 100% क्वेश्चन तो नहीं बना सकता है। फिर देखो आपको क्या है, हिस्ट्री का को है, हिस्ट्री का भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हिस्ट्री वगैरह का भी स्ट्रैटेजी जो है, हम डिटेल रूप से आपको डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी वगैरह जो भी है, हम और सारी चीज़ों को ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप प्रॉपर तरीका से देखो, उन चीज़ों को समझो, उनको करो, ठीक है? तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस ये एग्जैक्ट, आप इसको, ऐसा नहीं है ना कि मैं ये गलत बता रहा हूँ। देखो इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन, कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीजें कैलकुलेट करने में, मान के चलो कि हो सकता है इसमें कम है, तो कुछ पार्ट को, कंपोनेंट को मैंने छोड़ दिया हो, जो भी है। लेकिन मोर और लेस मैं समझता हूँ कि जैसे देखो 125 क्वेश्चन है, तो 125 क्वेश्चंस में से जो आपके 20 हैं, तो 20 क्या है, आपके एप्टीट्यूड वाले फिक्स हैं। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले हैं, उसमें आपके 20 क्वेश्चंस फिक्स हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं, वो 105 बचते हैं। तो 105 में अब देखो, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है लगेगा आपको कि साइंस का है, कुछ हो सकता है ज्योग्राफी वाले कुछ अपने में कैलकुलेट करें। जैसे कुछ क्वेश्चन पॉलिटी का होता है, वो लगता है इकोनॉमी का है, इकोनॉमी का पॉलिटी में लगता है। तो इस ढंग से फिर जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी, कुछ क्वेश्चंस लगेगा कि वो हिस्ट्री का है या पॉलिटी, हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन हमें ये देखना है कि एग्रीगेट हमारा हो। बेसिक्स जो कोर आपका एरिया है, कोर एरिया को कभी आपको मिस नहीं करना है, जिसमें 2 हमने ऑलरेडी बता दिया, साइंस और क्वांट, हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है, आपको हिस्ट्री में क्या है, 12th क्लास।
12th क्लास का जो 3 बुक है, जो आपका ये थीम इन इंडियन हिस्ट्री, उसको एकदम गारिद-गारिद करना है, बार-बार उसको पढ़ना है, बार-बार 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितना बार कर सकते हो। देखो फर्स्ट टाइम में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, सेकंड टाइम में उससे कम। एक बार जब आप प्रॉपर तरीका से उसको कर लेते हो, तो फिर आपको बहुत कम टाइम लगता है। मान के चलो 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है, तो शुरू में आपको ये टारगेट रखो कि 15 दिन में इसको ये कंप्लीट करना है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है ना कि एक चैप्टर में 3 दिन दोगे, क्योंकि आपको रिवीजन भी तो करना है बहुत बार और सारे सब्जेक्ट। तो 1 दिन में 1 चैप्टर को पढ़ो, तो 15 दिन में 15, तो आप इसको क्या है, फिर दूसरा बार पढ़ोगे तो 1 दिन में 2 चैप्टर कवर कर सकते हो। फिर आप करोगे, तुम्हारी 10वाँ बार करोगे तो 1 दिन में आप 3-3 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। फिर ऐसा होगा कि 5-5 चैप्टर को, 5 चैप्टर से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो फिर, तो 5 चैप्टर को कर सकते हो। तो 3 दिन में आपका रिवीजन। तो यही आपका मूल मंत्र है, और एनसीईआरटी वगैरह को जितनी बार करोगे, फिर आपको लगता है कि यस आपके पास हार्ड बुक है, हार्ड कॉपी है, तो उसका आप अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ वहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो आपका किताब है, आपका बुक है। पेन से नहीं तो पेंसिल से आप लिख सकते हो, या फिर यदि आप सॉफ्ट कॉपी से कर रहे हो, तो कुछ स्मॉल नोट्स अपने आप में तैयार करते रहो। देखो ये ध्यान नहीं रखो कि हमें नोट्स हमें कोई मिल जाएगा, हम उससे कर लेंगे। ये उन्हीं से संभव हो पाएगा कि नोट्स जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो प्योर रूप से प्रिपरेशन कर रहे हो, जो स्टार्ट किए हो, जो ग्राउंड लेवल से, वो उनको एनसीईआरटी वगैरह को एकदम प्रॉपर तरीका से ये करना है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो, जो बुक्स वगैरह के बारे में आप पूछते हो, तो क्या बुक्स होना चाहिए क्या? तो देखो, ये पहला स्ट्रेटजी, एक ये है, ठीक है? एक ये है और एक ये दूसरा है, ठीक है? ये दूसरा है और ये दोनों है सपोर्टिव है, ये दोनों में आपको करना है। तो ये मैं मानता हूँ कि इसको आइदर फर्स्ट स्ट्रेटजी मानता हूँ, इसको सेकंड स्ट्रेटजी मानता हूँ। तो देखो ये इसमें क्या करना है कि या साइंस टेक्स्ट बुक 7, 8, 9, 10 हमने बताया। आप जो क्लासेस आपको पढ़ाए जाएँगे, जो पेड ग्रुप होगा, तो उसमें आपको 9th 10th को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर आपके जो लूसेंट जीके है, तो देखो लूसेंट का एक जो जीके आता है, वो उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि जनरली जो प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, कि आप एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जिनका थोड़ा-सा कांसेप्ट है क्लियर, वो अब लूसेंट को भी रट्टा लगा करके इस एग्जाम में पेपर 1 में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्वांट वाला चीज़ को अलग और करंट अफेयर्स को अलग। उसके बाद यदि है लूसेंट को रट्टा लगा करके भी बहुत किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। कंसाइज़ बुक में मैं समझता हूँ कि अभी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो ये करो कि अपने आपसे देखो 7th 8th आपको खुद से करो, जैसे 6th क्लास का हमने डिस्कस किया हुआ है आपका ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे। 7th में मैंने कुछ चैप्टर किए थे, टाइम मिलता है तो मैं उसको करूँगा। लेकिन जो अभी जो आपका रेगुलर क्लासेस वगैरह है, तो वो आपके 9th और 10th ये प्रॉपर तरीका से एनसीईआरटी डिस्कस किया जाएगा। लूसेंट का आपको करना है, लूसेंट वाला जो जीके वाला पार्ट है, तो उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है उसको करो, या फिर यदि इसको नहीं करना चाहते हो, जो 1 है, ये स्ट्रेटजी 1 को आपको फॉलो नहीं करना चाहते हो कि यस हमें स्ट्रेटजी 1 नहीं फॉलो करना है, तो आप जो है स्ट्रेटजी 2 को फॉलो करो। स्ट्रेटजी 2 में क्या है, एक लूसेंट का जनरल साइंस, एक सिर्फ डेडिकेटेड साइंस का बुक आता है, ठीक है? इसमें डेडिकेटेड साइंस का बुक है, तो इस डेडिकेटेड साइंस बुक में आप क्या करोगे कि उसको पूरी तरीके से उसको करो, उसको प्रॉपर तरीका से करो। वो ये सिंगल करते हो, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला चीज़ है, हमको ये आपको लगेगा कि हमको एक ही बुक करना है। ये चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। हम कभी भी इस बात के लिए नहीं कहते हैं, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। जब मैंने खुद किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन क्लासेस वगैरह में क्या होता है कि एक तो होता है देखो कि इंडिविजुअल गाइडेंस मिलते रहता है कि यस आपके पास कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप हमें बता सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो ये, और एक मोटिवेशन मिलता है, और हमारे लिए भी मोटिवेशन मिलता है। सपोज़ हमको भी बहुत लोगों को जो भी हैं स्टाफ को, चाहे वो देखो अभी तक मैक्सिमम देखोगे कि क्या है कि जो वीडियो बनाने का काम है वो मेजॉरिटी मैं ही कर रहा हूँ। कुछ और कैंडिडेट, कुछ और टीचर्स थे जो बीच-बीच में देखोगे, कुछ थे शुरू में करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, फिर कुछ और। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को मैंने हर लोगों को फ्रेंडली टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखा। लेकिन देखो जिनको आप प्रॉपर पे नहीं करते हो, वो रेगुलर नहीं जुड़ेंगे। मैं आपके साथ
वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है और मुझे लगता है जो भी है कि आज न कल लोग जुड़ेंगे, उससे जुड़ेंगे। तो अभी देखो जैसे एक आपका यूट्यूब में क्या होता है, एक मोनेटाइज़ेशन होता है वीडियो का कि उसमें एडवर्टाइज़मेंट वगैरह डाला जाए तो उससे पैसे मिलते हैं। तो वो उन लोगों के लिए होता है ना जिनके वीडियो लाख्स में देखे जाते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसे मिलते हैं। हमारे वीडियोज़ देखो एक लिमिटेड सेगमेंट को अभी टारगेट कर रहा है तो इसमें हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस वज़ह से मैं एडवर्टाइज़मेंट वगैरह का नहीं डालता हूँ क्योंकि वो इंटरप्शन होता है बीच में। हाँ, अब ये देखोगे कि कल के डेट में मान के चलो कुछ भी नहीं आता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं हमें वो फ्यूचर में देखना पड़ेगा जब क्योंकि आप सर्वाइवल के लिए जैसे मैं अपने लिए अर्न ना करूँ, लेकिन दूसरे स्टाफ्स के लिए जो भी हैं, जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए तो देना पड़ता है, चाहे वो टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत सारे चीज़ों को मैनुअल वर्क करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। फिर जैसे मैंने साइंस बोला तो साइंस मैंने बताया कि जो मेन डिस्कस करेंगे वो आपके अमित कुमार सिंह सर करेंगे और कुछ चीज़ों को मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो एक्स्ट्रा मैं भी ये करूँगा उसमें। तो आपका ये है। फिर करंट अफेयर्स आपके लिए ऑलरेडी आप देखोगे तो करंट अफेयर्स तो आपको हर सब्जेक्ट में करना है और फिर प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आप जितने दिन का कर सकते हो देखो 2012 से लेकर के 2020 तक ये इसका हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपके 9 इयर्स के हो जा रहे हैं, तो इस 9 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। मैं कमिंग डेज़ में जो भी होगा, जो सब्सक्राइबर होंगे, तो चूँकि देखो इसमें हमने 2012 से 2020 तक सारे क्वेश्चन्स ये किए हुए हैं। लेकिन जो सब्सक्राइबर होंगे उनको फिर से हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, तो साइंस पोर्शन का है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो आपको बताएँगे क्योंकि वो एक देखा जाए तो वो रिवीजन टाइप का हो जाएगा। हमारा यही टारगेट है कि आप जितना बार मल्टीपल टाइम जितना रिवीजन कर सको, वो आपके लिए उतना फ़ायदा होता है, वो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा जितनी बार करोगे। देखो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो क्लासेस तो क्लासेस में के लिए मैंने बताया था कि जो कल तक यानी कि 21st तक जिन लोगों ने पे किया या करने वाले थे, तो उनके लिए 3000 ये रखा गया। आज से अब जो करोगे तो उसको 4000 पे करना पड़ेगा। इसमें साइंस का पोर्शन आपका जो एनसीईआरटी डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन्स डिस्कस किए जाएँगे, आपको साथ में जुड़ा रहना है। देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि कोई भी आपको क्वालीफाई करवा देगा। क्वालीफाई आपको अपना करना होता है, क्वालीफाई आपको खुद करना होता है, आपका अपना मेहनत जो है वो मायने रखता है। तो मेरे लिए ये है कि ठीक है मैं जो भी स्टाफ्स रख रहा हूँ और सारे को तो मुझे एटलीस्ट उन लोगों को पे करना पड़ता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और देखो जैसे जिस दिन मुझे ये लगता है कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हो जाएँगे, मेरे पास अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गए कि मुझे कुछ एडवर्टाइज़मेंट से आ सकता है, तो मैं इन पैसों को या तो एकदम मिनिमम सा कर दूँगा कि जितना सब लोग अफ़ोर्ड कर सके या फिर मैं फ्री भी बहुत सारे देखो लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू के सारे लोगों को फ्री प्रिपरेशन करवाया। जितनी बार मैंने अपना बहुत सारा टाइम दिया किसी से कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन इस बार जैसे इंटरव्यू का ही प्रिपरेशन है तो मैं कुछ चार्जेज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक्सपेंडिचर लगता है। जिन लोगों को सपोज़ मैं पैनल में रखूँगा, जिन लोगों को तो उन लोगों को भी पैसे देने होंगे और बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर और ये सारी चीज़ें आप देखो अभी अ लॉट ऑफ थिंग्स होती है जैसे अभी फ़िलहाल मैं एक तरह से ऑनलाइन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, तो उसमें एक तरह से जो क्लासरूम का रेंट होता है वो नहीं होता है। जैसे जब हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में यानी क्लासेस करते थे, तो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जो होता था वो रूम रेंट को ही देना पड़ता था, जो क्लासरूम के रेंट को, फिर आपके और लोगों को, अभी जैसे है टाइपिस्ट को और जो भी हैं, जो मैनुअल वर्क होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, तो उनको देना पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कर रहा हूँ, एक तरह से कंट्रीब्यूशन है, आप ये कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो भी फर्म में तो आप फ़ायदा है, ठीक है? हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि हम चीज़ों को स्मूथ ढंग से चला सकें। अब देखो, जो भी पेड क्लास होते हैं, उसमें आपको रेगुलरिटी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो देखो नॉन पेड जो होते हैं, जो ओपन होते हैं, तो मैं उसको कमिटमेंट को पूरा कभी-कभी नहीं कर पाता हूँ। इसका कारण क्या है कि हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है। उसके बाद मैं इसी वजह से बहुत बार मना करता हूँ कि कॉल प्लीज़ मत करो, लेकिन फिर भी कुछ महान बहुत सारे महान ऐसे हैं, जो कि मैसेज करने के बजाय डायरेक्ट कॉल करना ही उचित समझते हैं। तो ऑब्वियसली है कि मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। अब जैसे कभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उस समय फ़ोन पिकअप नहीं आपका कर सकता हूँ, क चाहे वो कोई भी हो।
तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, जो भी है साइंस को कभी इग्नोर नहीं करें। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करें या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और जिन्हें भी टेस्ट आपको जो 2021 में है, वो केन स्टडीज़ पे टेस्ट दे सकते हैं या हमें इस पर्सनल नंबर पे बात करके आप डायरेक्ट आप टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो जो भी है रहता है एट द एंड ऑफ द डे, देखो बाद में जब रिजल्ट आने के बाद रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जिनका ख़ास करके लास्ट अटेम्प्ट वगैरह बच रहा है, थोड़ा-सा पे करके आप यदि हो सकता है, एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका हार्ड एफर्ट, मैंने बताया ना कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मुझे लग रहा था कि वो फाइनल उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नो डाउट दुःख होता है, बहुत दुःख होता है। आपने अपना एनर्जी लगाया, अपना टाइम लगाया, आपने अपना मनी लगाया। अब देखो मान के चलो कि कुछ लोग हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे, लेकिन यदि आप बाहर रह रहे थे तो रूम रेंट तो दे रहे थे, खाना खा रहे थे, किताबें खरीद रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस थे, टाइम आपका किल हुआ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ढंग से प्रिपरेशन करते हो, आप इंटरव्यू राउंड तक गए हुए हो। आज की डेट में देखो यूपीएससी ये बोलती है ना कि जो इंटरव्यू में गए हुए हैं, उनका जो है पब्लिकली मार्क्स डिस्क्लोज़ किया जाता है। इस वजह से कि ताकि उनको कोई एम्प्लॉयर को लगता है कि ये कैंडिडेट डिज़र्विंग है, इनका प्रोफाइल वगैरह देख करके, जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है कि आपने ये किया हुआ है, तो आपको कोई हायर कर सकता है, आपको कोई न कोई जॉब कहीं न कहीं मिल सकता है। तो और दूसरे भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे इस एग्ज़ाम में जनरल कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स होता है। आप 25 ईयर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज़ का तैयारी कर सकते हैं, जैसे आईबी का भी हुआ। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको आते रहते हैं, बैंक पीओ वगैरह। कहीं भी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन जिस एग्ज़ाम में देना चाहते हो, कुछ कैंडिडेट होते हैं जैसे लास्ट टाइम जैसे ही मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली, जिस दिन नोटिफ़िकेशन आपका आया था, नोटिफ़िकेशन आने के साथ ही यानी कि 18 अगस्त को नोटिफ़िकेशन आपका आया था, चूँकि उस साल 2020 में लेट हो गया था, तो 18 अगस्त को नोटिफ़िकेशन आया। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आया, एक ने बोला कि सर वैकेंसी तो 209 ही है, तो क्या मैं दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर दूँ? अब आप ये सोचते हो कि आपने यदि 6 महीने से तैयारी किया, वैकेंसी 209 आया तो आप छोड़ दिए। यानी कि जब आपको लगेगा कि 600 आ रहा है तो छोड़ दोगे। यार 600 हो या 6000 हो, आपका कोई इतनी आसान नहीं है। और जो क्वालीफाई कर रहे हैं वो 100 वाले में भी कुछ एग्ज़ाम्स में देखो 136 और समथिंग भी वैकेंसी आए, तो उसमें भी लोग क्वालीफाई कर रहे हैं। ये कोई इश्यू नहीं है, आपको थोड़ा-सा पुश करना। यदि नहीं होता है, वर्स्ट केस में यदि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लर्न कर रहे हो, लर्निंग आपकी बेकार नहीं जाती। आपकी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, पॉज़िटिविटी नो डाउट पॉज़िटिव आपको रखना है कि हमें क्वालीफाई हुआ है। वर्स्ट केस में यदि नहीं क्वालीफाई भी होते हो, तो आपका टैलेंट जो है, वो कहीं नहीं जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी है तो आप हमें बताना जो भी है और प्लीज़ मैसेज ही करो, कॉल मत करो। ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट हर बार करता हूँ। ओके, थैंक यू।